मैं विजय लाल साहा, आपके हिंदी शिक्षक, वर्ग षष्ठम। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण के पाठ अव्यय, उसके जो भेद हैं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले अव्यय क्या है, अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है उसे जानें। तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ व्यय न होने वाला। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। अविकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है अ प्लस विकार, अर्थात विकार या परिवर्तन नहीं होना। अब आइए अव्यय की परिभाषा। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ऊपर, धीरे, और, तथा, क्योंकि आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी पश्चिम बदलते नहीं हैं, ये एज इट रहते। अब आइए अव्यय के भेद। इसके 4 भेद होते हैं जो इस प्रकार है। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो आइए अब इन सब को हम ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। पहला आइए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा है, इसे जानें। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेरी माँ कहती है कि हमें सुबह शाम दांतों में ब्रश करना चाहिए। प्रातः शीघ्र उठकर हरियाली के चारों ओर घूमना चाहिए। तो देखिए यहाँ जो लाल रंग से जो लिखे शब्द हैं, सुबह शाम, शीघ्र, चारों ओर, ये सभी क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में सुबह शाम, शीघ्र तथा चारों ओर शब्द क्रिया की विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। अब आइए क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आइए कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द
जिनसे क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेरा दोस्त अभी आया है। दूसरा उदाहरण है हम सब पर्वतीय स्थल पर प्रतिवर्ष जाते हैं। यहाँ दोनों जो लाल रंगों से लिखे शब्द जो हैं अभी और प्रतिवर्ष, ये दोनों ही शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण को बताते हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करें तो उस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। उदाहरण के लिए जैसे पिताजी परसों आगरा जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि पिताजी आगरा कब जाएंगे, तो इसका उत्तर मिलेगा परसों। तो ये परसों जो है यह समय को, काल को दर्शाता है, अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब आइए दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप इधर बैठ जाइए। दूसरा उदाहरण है मैं आसपास घूमने जा रहा हूं। तो इन वाक्यों में इधर और आसपास जो शब्द हैं वो स्थान का बोध करा रहे हैं। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण को ही बता रहे हैं। अब इसकी पहचान के लिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न कीजिए, उसका जो उत्तर आएगा वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे दाएं बाएं देख कर चलो। प्रश्न है कहाँ देख कर चलो, तो उत्तर है दाएं बाएं। ये दाएं बाएं जो है यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहे हैं, अतः यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब आइए तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जिनसे क्रिया की मात्रा और परिणाम का बोध होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यह लड़का कम खाता है। दूसरा उदाहरण है छोटा बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। इन उदाहरणों से जिसमें कम और थोड़ा थोड़ा ये मात्रा यानी परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। इसकी पहचान के लिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कितनी, कितना, कितनी लगाकर प्रश्न कीजिए, उसका जो उत्तर आएगा वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उदाहरण के लिए
जैसे ज्यादा मत खाओ। अब प्रश्न उठता है कि कितना मत खाओ, तो इसका उत्तर आएगा ज्यादा। यहाँ ज्यादा जो है वह मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब आइए अंतिम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति यानी ढंग का बोध होता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। दूसरा उदाहरण है सौम्या धीरे चलती है। तो इन उदाहरणों से आप देख रहे हैं कि ध्यानपूर्वक और धीरे यह काज के रीति नियम को बता रहा है, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण को उदाहरण। इसकी पहचान के लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न कीजिए, जो उत्तर मिलेगा वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उदाहरण के लिए जैसे ध्यान पूर्वक पढ़ो। प्रश्न उठता है कैसे पढ़ो, तो इसका उत्तर होगा ध्यान पूर्वक। तो यहाँ ध्यान पूर्वक शब्द जो है वह रीति को दर्शाता है, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब आइए संबंध बोधक। संबंध बोधक की परिभाषा है जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बालक चांद की ओर देखकर कमरे के अंदर बैठी सौम्या से कहता है, सौम्या कमरे के बाहर आकर देखो, चांद बादलों के बीच आंख मिचौनी खेल रहा है। मेरा मन चांद के पास जाने के लिए करता है। तो इन उपर्युक्त वाक्यों में की ओर, के अंदर, के बाहर, के बीच तथा के पास शब्द संज्ञा के साथ जुड़कर अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही संबंध बोधक कहते हैं। अब आइए संबंध बोधक के भेद। इसमें अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भी भेद इस प्रकार है। जैसे काल बोधक, इसमें वे शब्द आएंगे, इसे आप जान लीजिए, ये इससे आपको अच्छा ही रहेगा आगे के लिए। तो काल बोधक में वे शब्द आते हैं जैसे के बाद, के पश्चात, के पहले, के पूर्व, के उपरांत आदि। ये सारे शब्द जो है काल का बोध कराते, समय का। दूसरा है स्थान बोधक। इसमें वे शब्द आएंगे जैसे के अंदर, के भीतर, के सामने, के ऊपर, के बीच। ये स्थान बोधक है, जो जगह का, स्थान का जो है बोध करा रहे हैं। दूसरा है दिशा बोधक। की तरफ, जैसे माने पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, तो ये दिशा है। तो इधर उधर, के पास, आस पास, के निकट आदि। उसी प्रकार है साधन बोधक। इसमें है के द्वारा, के कारण, के सहारे आदि। उसके बाद है हेतु बोधक, के बिना, के अतिरिक्त, के अलावा, के सिवाय आदि। उसके बाद है विरोध बोधक। इसमें क्या है, इसके विरुद्ध, के विपरीत, के खिलाफ आदि शब्द। उसके बाद है समता बोधक, कि माने एक इक्वलिटी के लिए, जैसे की तरह, की भांति, के जैसा, के समान आदि, जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद विषय बोधक। इसमें विषय में, के बारे में आदि। और अंतिम है संग्रह बोधक, जैसे भर, तक या सहित या पर्याप्त आदि।
अब आइए संबंध बोधक का प्रयोग। इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। वे इस प्रकार है, पहला है विभक्ति सहित और दूसरा है विभक्ति रहित। तो विभक्ति रहित में जो उदाहरण, जैसे दरवाजे, विभक्ति सहित दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, और दूसरा उदाहरण है मैं छत के ऊपर घूमने जा रहा हूँ। ये दोनों ही उदाहरण विभक्ति सहित के हैं। और दूसरा है विभक्ति रहित, कल रात भर वर्षा होती रही। और दूसरा उदाहरण है शिवानी परिवार सहित घूमने गई। तो ये है विभक्ति रहित। तो बच्चों, आज तक के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में बाकी बचे हुए भेदों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।